तो स्टार्ट करो। तो बताया था सर, कैसे हम सबको बताया। जब हम परिचय करते हैं क्लाइमेट जोन में परिचय करते हैं तो सबसे पहले बताते हैं क्लाइमेट, मानसून और सीजन में अंतर है ना। शुरुआत होती है मानसून से, दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। जो कल रूप की यात्रा मानसून है, ये इसको बोलेंगे, ये मानसून नहीं मौसम है। और जो 2-3 महीने के अंतराल में बदल जाए वो सीजन है, आपका ऋतु है। और जो साल में मतलब जो बदले ही ना, लगभग 35 वर्षों तक ना बदले, वो जलवायु है। तो हमें जो अध्ययन करना है वो जलवायु का अध्ययन करना है। और जलवायु का अध्ययन करने का जो वजह है, उसकी वजह ये है कि जलवायु के अध्ययन करने के क्रम में हम पूरे विश्व के या पूरे संसार के जो जीव जंतु हैं, जो उनकी क्रियाएं हैं, वो हम समझ जाते हैं। ठीक है ना। क्योंकि जो यूपीएससी का जो सिलेबस है, अगर उन्होंने कहा भी था कि ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का सिलेबस जो पीछे से सिलेबस है उसमें ये मेंशन है कि विश्व के जलवायु एवं विश्व के प्रमुख समाज एवं उनकी आर्थिक क्रिया। क्लियर है ना। तो वर्ल्ड क्लाइमेट जोन एंड द सोसाइटीज एंड द ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ द पर्टिकुलर क्लाइमेट जोन। क्लियर है ना। तो हमें इस संदर्भ में उसको पढ़ना है। ठीक है ना। सोसाइटी का जो लेना देना होता है वो रिफ्लेक्शन होता है इकोनॉमिक्स का, जो भी वो क्लियर है। सोसाइटी जो होती है, समाज जो होती है, वो रिफ्लेक्ट करती है आर्थिक क्रिया को। रीति रिवाज जो डिपेंड करते हैं आजकल आर्थिक क्रियाओं पर डिपेंड करता है। ये आपको वैसे ही दे है। सोसाइटी सब्जेक्ट आपका अलग समाज शास्त्र का विषय बनता है, थोड़ा बहुत समय हम रिफ्लेक्ट देंगे इसका। दूसरा, जो हम आर्थिक क्रियाओं को पढ़ते हैं, तो अब हमें आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि अब तक अभी सिर्फ आप लोगों ने 3 तरह की आर्थिक क्रियाएं पढ़ी हैं, जबकि अब जो आर्थिक क्रियाएं हो गई वो होगी 5 तरह की। ठीक है ना। वर्ल्ड लेवल की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो 5 तरह की हैं, पर आप लोगों ने अभी सिर्फ पढ़ी 3 तरह की, प्राइमरी, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है ना। ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज वी हैव स्टडीड। बट राइट नाउ in across the advanced study we have a 5 types of the economic activities। तो पहले हम ये बता देते हैं, क्योंकि बार-बार हर बार तो बता नहीं पाएंगे, तो ये देखने की कोशिश करो। तो जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है वो 3-5 तरह की है। हम सबके बारे में, एक के बारे में बताते चले जाते हैं। क्या करोगे? तो वो ये पहला ये है, पहला ये, जैसा हम सब जिस नजरिए से हम बात करें वो नजरिए अगर अपनाएगा, हो सकता है बहुत लोग जानते होंगे प्राइमरी के बारे में, लेकिन जैसा हम बता रहे हैं प्राइमरी का कुछ लेना देना नहीं होता है। लेकिन प्राइमरी का अर्थ ये होता है कि जब सीधा प्रकृति से जुड़े होते हैं, when we directly interact, we have interaction directly with the nature। जब हम प्रकृति से सीधा जुड़े हो, बिना प्रकृति से हम कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे कृषि करना, क्या बिना प्रकृति कर सकते हो? अच्छा, प्रकृति से ही कृषि निर्धारित होती है। 21 सीजन में क्या बोया जाएगा। अगर आलू आप गर्मियों में बोगे तो आएगी आलू? नहीं आएगी। चावल को सर्दियों में बोया जाएगा, आएगा? गेहूं को अगर गर्मियों में बोगे तो आएगा? नहीं आएगा ना। तो सीधा प्रकृति से निर्भर है। ऐसी वो क्रिया जो सीधा प्रकृति से निर्भर। अब तो उसमें क्या क्या आता है, कृषि ही नहीं आती, पशुपालन, क्योंकि जानवर सीधा खाद से जुड़ा हुआ है। क्लियर है ना। मछली पालन, मछली किससे जुड़ी हुई है? पानी से, प्रकृति। बिना प्रकृति जल के कोई जीवन संभव उसका नहीं। दूध और अन्य क्रिया, एक होता है बी सीडिंग होता है, मधुमक्खी पालन होता है। ठीक है ना। और इसको हस्बेंड्री पालन बोलते हैं। पशुपालन को जो होता है हस्बेंड्री पालन आता है। कुक्कुट पालन भी बोला गया, कुक्कुट पालन, पोल्ट्री फार्म जो होते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा बी, तो अब मधुमक्खी अपना जो बनाती, घर बनाती है, तो वो कहीं भी बना सकती है। कभी कभी आपको किसी के घर में मिल जाएगा, कभी कभी पेड़ों में मिलेगा,
पर वो जो अपना फल भोजन लेती है वो लेती है फलों के या फूलों के रस से लेती है। क्लियर है ना? तो सीधा वो प्रकृति से जुड़ी है। ठीक है ना? अब ऐसे कुक्कुट पालन हो गया। कुक्कुट पालन में आजकल जो एडवांस है वो तो जरूर है कि उसके जो खाना पीने का इंतजाम किया जाता है, आजकल बीज आते हैं, सीड्स आते हैं, दिया जाता है, लेकिन वो रहता कहाँ पर है? वैसे कुक्कुट का मुख्य भोजन होता है कीड़े मकोड़े खाना, है ना? उससे जुड़ा होता है। जो भी जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब किस में आती हैं? प्राइमरी में आती है। क्या जो माइनिंग है, अभी एक टॉपिक चर्चा आ रहा है उत्तराखंड में, है ना? क्या इसको प्राइमरी बोलोगे कि सेकेंडरी बोलोगे? ठीक है ना? ये क्या हमारा प्राइमरी है, पर पहले इसको कब बोला जाता था? सेकेंडरी बोला जाता था, क्योंकि इसमें साइंस का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये है क्या? प्रकृति से ही सीधा ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी हो गया। तो याद रखिएगा, माइनिंग चर्चा में है, क्वेश्चन बनेगा माइनिंग का। तो ये सारा का सारा प्राइमरी हो गया। अब इस प्राइमरी में क्या है? सब कुछ प्रकृति है। सब क्या है? प्रकृति है। बिना प्रकृति कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? और भूगोल में आप यही पढ़ रहे हो। तो इस लाइफ का जहां भी लेना देना होगा, ठीक है ना, इस लाइफ का जहां भी लेना देना होगा, वो सारा का सारा कैसी होगी? एक अलग तरह की सोसाइटी बनेगी। ठीक है ना? अब इससे रिलेटेड सोसाइटी कैसे हो सकती है? इससे रिलेटेड सोसाइटी कैसे हो सकती है जो सिर्फ प्रकृति से जुड़ा हो? कितना आना चाहिए देखो, इतना जब यूपीएससी तैयारी करो कितना आना चाहिए, एटलीस्ट 10 तक की हर बुक पढ़ के रखो। कोचिंग तभी ज्वाइन करनी चाहिए, बस तो ये है कि आप 10 तक की हर चीज पढ़ रखे आप, तो टीचर को भी आसान होता है और आपको समझना भी आसान होता है। अगर हम कहें समाज क्या है, अभी कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा वो समाज क्या होता है ना? लेकिन अब देखिए समाज क्या है। समाज क्या है? एक ऐसी संस्था, अगर संस्था होती, एक ऐसी संस्था जहां पर अच्छाइयों बुराइयों का सामंजस्य होता है और बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं होती है। बस क्या होता है? अच्छाइयों बुराइयों का सामंजस्य होता है। जब राम थे तो रावण था, तो अच्छाइयां भी थी तो बुराइयां थी। और हम सब, अब जैसे पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन किस लिए बैठा है? बुराइयों को दूर करने के लिए। न्यायालय किस लिए बैठा है? न्याय जो नई बुराई किसने कर रखी तो उसको न्याय दिलाने के लिए बैठा है। शिक्षा क्या करती है सर? शिक्षा संस्थाएं क्या करती हैं? आपको सही विज्ञान जाए आपके पास, ताकि आप गलत दिशा में ना जा पाए। ये सारी सही संस्थाएं। सरकार क्या करती है? सरकार सब क्या है? सरकार सभी काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, शिक्षा भी सही मिले, स्वास्थ्य भी सही मिले, इन सब व्यवस्थाओं के लिए वो जिम्मेदारी लेती है। ये है समाज। अब जिस समाज में जो संस्थाएं ना हो, सब प्रकृति की संस्थाएं हो, तो वो सब प्राइमरी है, वो एक पिछड़ा समाज बन जाता है, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं एसटी समाज। क्यों? क्योंकि वो किससे जुड़ा होता है? सिर्फ प्रकृति से जुड़ा होता है ना? अब जनजातियों में सुनने थोड़ा सा अजीब लगता है, पर है जो हकीकत वो बता रहा हूं। आप चले जाइए किसी ट्राइब्स के माहौल में, चले जाइएगा जनजातीय माहौल में चले जाइएगा, आपने देखा होगा कि अभी मैत्री और मणि जो जनजातियां थी मणिपुर में, उसमें झगड़ा हुआ। तो झगड़ा नहीं, उसको बोला जाए एक क्लैश था, एक क्लैश, एक दूसरे को नीचे दिखाने का क्लैश था। उस समाज में ऐसा क्यों है? उस समाज में जनजाति है, जनजाति में क्या होता है? जनजाति जो प्रकृति से जुड़ी होती है, उसमें जरा सा परिवर्तन करो सब एक दूसरे को मारने को था, क्योंकि उनको अभी लॉ एंड ऑर्डर का पता ही नहीं होता। क्या जनजाति में पुलिस सिस्टम होता है? नहीं होता है, कुछ सब होते ही नहीं उनके पास एजुकेशन। उनको सब वही होता है जो वहां पे कबीले में मिल जाए। उनका कोई पूर्वज का देवता होता है, बड़े अजीब से पूजा का, उसमें बलि चढ़ाते हैं, अजीब सा ये होता है प्राइमरी में। क्लियर है? अब सेकेंडरी में चलते हैं।
द्वितीय वाला हुआ है द्वितीय। अब सेकेंडरी क्या होता है? जो मैं नजरिया दूंगा उस नजरिए को पहले सीखेगा, हो सकता है आता भी हो। द्वितीय क्या होता है? जो प्रकृति है उस प्रकृति का इस्तेमाल हम साइंस के माध्यम से जब करने लगे, ठीक है ना? यार मैं पढ़ा रहा था बाद में। तो द्वितीय क्या है? द्वितीय वो है कि जब हम प्रकृति पर साइंस का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है ना? मेरी बात ध्यान सुनिएगा। कृषि हम करते हैं लेकिन उसमें ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? भारत के संदर्भ में तो अभी प्राइमरी सेक्टर में आप यूरोप में जाओ, अमेरिका में जाओ, सिर्फ साइंस के आधारित कृषि होती है, ठीक है ना? मैं इसलिए कहता हूँ जो मेरा जरिए वो देखने को मिले। लोग कहते हैं कृषि प्राथमिक क्रिया नहीं, गलत। कृषि वो प्राथमिक क्रिया है जहां पर हल मिट्टी वो बनाए जाते हैं, लकड़ी, वो साइंस। आप पंजाब चले जाइएगा, पंजाब चले जाइएगा, पंजाब में एक भी हल नहीं घर में मिलेगा, और उनके घरों में किसान BMW से चलता है। किसान किससे चलता है? महंगी महंगी गाड़ी। क्यों? तो साइंस का इस्तेमाल है प्राथमिक क्रिया, लेकिन जब उसमें साइंस का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, साइंस की भी हो जाए। अब इसका उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि एक किसान है, उसने टमाटर को उगाया, ठीक है ना? उसने अच्छे सीड और बीज लेकर के, अगर उसने परंपरागत रूप से उगाया तो वो हो गया किसान प्राथमिक क्रिया। लेकिन एक किसान ऐसा है जो बीज लेके आया अमेरिका से, एक टमाटर नहीं है, आलू का हम उदाहरण लेते हैं। आलू का उदाहरण लेते हैं। एक राजस्थान का, गुजरात का एक किसान, वो अमेरिका से बाई पाउंड मतलब 60 बीज लेके आया, ठीक है ना? और उसने अपने यहाँ गुजरात की खेतों में उसने कृषि की, आलू उगाया। आलू उगने के बाद वो चली जाती है अमेरिका। अमेरिका से बाकायदा जो आप चिप्स खाते हो, चिप्स खाते हो ना, हरे वाले जो चिप्स आते हैं, लेज, हाँ हम सब चिप्स सुनने, हाँ एक चीज, दो चिप्स होते हैं, दो तरह, एक छोटा चिप्स आते हैं, बड़ा चिप्स। जो बड़े चिप्स की वाली बात कर रहा हूँ, जो बड़े साइज का चिप्स होता है, ये स्पेशल आलू होता है, सिर्फ चिप्स के लिए उगाया था। अब उगाता कौन है? किसान, इंडियन किसान। तो जब इंडियन किसान उगा रहा है और एडवांस बीज से उगा रहा है, बाकी बाउंड कर रहे हैं, बाउंड करने के मतलब उसमें शर्त है कि वो आलू वो किसान भारत में नहीं बेच सकता। कहाँ बेचेगा? सीधा वो उसी कंपनी को बेचेगा जिस कंपनी ने उसको बीज दिए थे, पैसे दिए थे। क्लियर है ना? अब ये वाली कृषि कैसी होगी आपकी? सेकेंडरी कृषि। अब इस कृषि में क्या होता है? वो चिप्स बनाते हैं, और चिप्स कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। भारत में भी आते होंगे, पूरे वर्ल्ड में बेचते जाते होंगे, तो वो चिप्स। अब चिप्स बेचना क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया। उस आलू का इस्तेमाल किया गया इसमें चिप्स बनाने में। टमाटर से हम बना लें केचप, टमाटर घर में चटनी, और जो आप सलाद में खाते हो, अरे क्या कहते हैं ना लोग, टमाटो क्या कहते हैं, सॉस बना लेते हैं, वो घर का अलग है। लेकिन अगर वही सॉस अगर आपका बंद पैकेट में वाइट सेल हो रहा हो, एक टमाटर आप लोगे और एक टमाटर से 2 केचप बना, तो मैक्सिमम 1-2 रुपए मिलेगा, तो कीमत ज्यादा आती है। वो ये है द्वितीय क्रिया। तो द्वितीय क्रिया में क्या है? साइंस का इस्तेमाल करके चीज की वैल्यू हम बढ़ा देते हैं, वैल्यू एडिशन। इट्स अ पार्ट ऑफ द वैल्यू एडिशन। आटा का मैदा, मैदा से मैगी, ब्रेड, ठीक है ना? कोई भी आप चीजें इस तरह से खा रहे हो तो वो क्या है? अभी मुझे याद है कि जब अभी घर गए थे तो इस बार क्या कहते हैं, केला के चिप्स आ रहे हैं, है ना? लोगों की जब दीपावली में गए तो लोग ये खिला रहे थे लोगों को, केला के चिप्स खिला रहे थे। तो ये सब क्या है? सेकेंडरी है। केला उगाना प्राइमरी है, लेकिन चिप्स बेचना सेकेंडरी है, ठीक है ना? जैसे हम बात करते हैं माइनिंग की। अब माइनिंग हमने लिया लोहा, अब लोहा का वैल्यू एडिशन करके बना दिया कार, तो कार क्या हो गई हमारी? सेकेंडरी, ठीक है?
अब बात करते हैं टर्शरी। इसका उदाहरण सोसाइटी नहीं बताई इसकी। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, क्योंकि अब बार बार बताएं कि हर सोसाइटी में ये इस्तेमाल होगा तो आपको ध्यान रखना होगा। अब द्वितीय की सोसाइटी देखें। ये सोसाइटी कभी गांव में नहीं रहती, हाँ रहेगी शहर की जो परिभाषा वो सुनिए क्या होती है। एक शहर की परिभाषा, नगर की परिभाषा, शहर नहीं होता, नगर की परिभाषा क्या होती है। नगर क्या होता है? नगर की परिभाषा की सबसे पहले होती है कि 5,000 से ज्यादा पॉपुलेशन, मोर देन 5,000 पॉपुलेशन, 5,000 से ज्यादा पॉपुलेशन, एंड 70% जो पॉपुलेशन हो वो किसमें जुड़ी हो? केमिस्ट्री में जुड़ी हो। अब आप अपने आसपास देख लीजिए, ठीक है ना। तो वो क्या है? ये शहर है, ये नगर है, इसलिए ये लोग कहाँ रहते हैं? नगर में रहते हैं। क्लियर है ना? जैसे कि हमारे क्षेत्र का अगर सबसे अच्छा उदाहरण दिया जाए नगर का, तो हमारे क्षेत्र का घाटा हम लोग रहते हैं। जैसे हमारे क्षेत्र का आता है मुरैया डिस्ट्रिक्ट हो गया। पहले की जब बात करो, जब जब हमारे पापा लोग वहां पढ़ते थे मुरैया में, तो कुछ नहीं था मुरैया, छोटा सा कस्बा था। लेकिन आज देख लो सब है। ऐसे ही है, काकादेव एक समय गांव है, चले जाओ क्या आपको बोला जाता है? काकादेव गांव। आज कुछ कहेगा काकादेव? नहीं कहेगा ना, मेट्रो निकल गई इसके। तो ये चीज है, सोसाइटी में फर्क आ गया। ये सब नगरी का फर्क दिया था, ठीक है ना। आपने कभी नहीं सुना होगा कि फैक्ट्री गांव में लगी, कभी सुना? सब टर्सरी की बात करें, क्लियर है सोसाइटी। गलती क्या कर दी आप लोगों ने, जब हमने बताया कि नगर की परिभाषा ये होती है, तब मैंने कहा चला लेंगे, बस हम दिखाएंगे थोड़ी ना, ये चीज लिख लेनी चाहिए, क्योंकि परिभाषा मिलेगी थोड़ी ना कहीं, ठीक है ना। और भी कारो का एग्जाम हो रहा है, आप दे लो सर, आर या नो सर, ठीक है ना। सिर्फ नगर में लिखेगा भी। There are the few standard to explain the urban society या अर्बनाइजेशन लिखा जा सकता है, अर्बन सोसाइटी। There are the few symptoms to explain the urbanization. Population must be the 5,000 above. नगर को क्या हो गया? नगर को व्याख्या करने के कुछ मानक हैं। जनसंख्या अवश्य 5,000 से अधिक होनी चाहिए। पॉपुलेशन मस्ट बी द 5,000 अबव। कुछ मानक है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिएगा। More than 70% are involved in secondary activities. ठीक है, लगभग 70% जनसंख्या द्वितीय क्रिया में संलग्न रहती है। More than 70% population are engaged in secondary activities. It is governed as the municipality. It is governed under the municipality. इनका
शासन नगर पंचायत के अधीन। नगर पंचायत समझते हो? इनका संचालन नगर पंचायत के अधीन। क्या लिखा? इनका शासन शासन इनका शासन नगर पंचायत के अधीन होता है, अंतर्गत आता है। ये ठीक। सेकेंडरी हो गया, टर्शियरी। अब वो नगर, ये बाकी चीजें पहले ही पता था कि गांव पता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड था वो पूछी गई, ठीक है ना, ये पूछी गई। और अभी मैं बता रहा था आरओ का एग्जाम, ठीक है, आप ले रहे हो ना, तो आरओ एग्जाम में सिलेबस है नगरीकरण, याद है? चलेगा। टर्सरी, टर्सरी को वैसे जो बोला गया बोलते सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, ठीक है ना, सर्विस सेक्टर। पर जो मैं नजरिया दे रहा हूँ वो सर्विस सेक्टर समझने की कोशिश करें, वो गलत नहीं है जो कहा गया सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का अर्थ जो होता है सेवा से होता है, पर अगर ये सर्विस ही था तो उसको सर्विस सेक्टर लिख के लेकर टर्सरी क्यों बोला गया? अंतर है, ठीक है ना? अब ध्यान सुनिएगा। क्या टर्सरी में क्या आता है कि जो भी प्रोडक्शन प्राइमरी में होता है, जो भी प्रोडक्शन सेकेंडरी में होता है, उसको जो भी सेल और परचेज किया जाता है जहाँ, वो सब क्या है? टर्सरी क्रिया। मैं वो पॉइंट की बात करूं जहां पर सेल आउट करना और परचेज करना, खरीदना और बेचने का काम जिस जगह होता है या जो करता है वो क्या कहलाता है? टर्सरी कहलाता है, ठीक है ना? एक उदाहरण दो, जैसे कि मैं यहाँ पे अपने नॉलेज को बेच रहा हूँ और आप लोग खरीदने आए, तो ये क्या बन गया? टर्सरी क्रिया हो गई। कोचिंग क्या हो गई? टर्सरी क्रिया हो गई, ठीक है ना? मैं अपने नॉलेज को बेचता हूँ और आप लोग नॉलेज को लेने आए हो, ये टर्सरी का पे होता है, ये पे है। पे का मतलब है कि इसमें अदायगी है। हम अपने घर गए और हमारे पिताजी ने कहा कि पैर दाबो, सेवा की, इसका कोई पैसा नहीं, ठीक है ना? बाकी पिताजी खुश होने पर जो भी होता है ना, लेकिन समानता खुश नहीं होती, ठीक है ना? तो ये टर्सरी है, वो सेवा है। जैसे कि हमारी मम्मी लोगों का खाना बनाना, वो क्या है? सेवा। टर्सरी नहीं, क्योंकि उसमें पे नहीं, ठीक है? तो ये टर्सरी, ये अंतर है बेसिक टर्सरी और सेवा से। क्लियर है ना? ठीक है, बस सुनने। टर्सरी में हमने क्या बताया? टर्सरी हमने क्या बताया कि जो भी प्राथमिक द्वितीयक क्रियाएं हैं उसमें जो उत्पादित वस्तुएं हैं वो खरीदने बेचने से रिलेटेड होता है और उसमें एक अदायगी होती है, इसमें कोई व्यवहार नहीं। इवन आपके मित्र की भी कोई अगर दुकान होगा तो कुछ न कुछ आपसे कॉस्ट जरूर लेगा, ठीक है ना? ये होती टर्सरी। अब सेवा क्या है, ठीक है ना? जैसे सरकार के द्वारा प्राथमिक अस्पताल का फ्री में खोला जाना, पुलिस व्यवस्था का आपकी सेवा के लिए तत्पर रहना, 112 मिला दो, खासकर महिला मिला दो, है ना? है ना? ये सेवा, ये किसमें आता है? आप इसको बोलते हैं क्वार्टरली बोलते हैं वैसे, चतुर्थ सेवा आती है, इस संस्कृत के साथ है कि इसकी यही शब्द चलते हैं, ठीक है ना? चतुर्थ क्वार्टरली आती है। इसमें ये क्रिया आती है कि ऐसी सेवा जिसमें आप उम्मीद ना रखो कि इसमें आपको पैसा देना पड़े, ये सारी क्रियाएं आती हैं, इस तरह की क्रियाएं, ठीक है? इसमें और भी है। अब और मैं थोड़ा बेसिक बता, थोड़ा बढ़ता अपग्रेड करता इसी पार्ट को। जैसे जैसे एक प्रोफेसर का पढ़ाना,
एक प्रोफेसर का पढ़ाना। लेकिन जब प्रोफेसर पढ़ाता है तो उसमें जैसे जो अवस्था है तो वो रिसर्च करता है। अब वो रिसर्च किसके पास जाता है? सरकार के पास जाता है। तो जितने भी इस तरह के डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट होते हैं जो रिसर्च का काम करते हैं, प्रबंधन का काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा एक हैलेट हॉस्पिटल है, हैलेट हॉस्पिटल में प्रोफेसर भी होते हैं, डीन भी होते हैं और इसका एक मैनेजमेंट भी होता है। ये सब कर्मचारी किसके अंतर्गत आते हैं? चतुर्थ श्रेणी का। ठीक है ना? इनको पे इसलिए मिलता है कि अपना अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय देते हैं सरकार। लेकिन ये जो जो भी रिसर्च करते हैं उसमें इनकी दावेदारी नहीं होती है। किसकी जवाबदेही होती है? सरकार की। क्लियर? जैसे मान लीजिए हैलेट में आप पेशेंट बन के किसी को लेके गए, उसकी मृत्यु हो जाए तो कोई जवाबदेही नहीं, तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। डॉक्टर बोलते हैं ये हमने ट्रीटमेंट किया, बाकी सरकार से कुछ लेना, कोई जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी होती है? सरकार की। सरकार ने कह दिया कि नहीं 1 रुपया फीस है, 1 रुपया फीस है। अब वो तो एक टोकन का है, 1 रुपया कोई वैल्यू नहीं है आजकल। आजकल तो बड़े बड़े दुकान में कोई लेता नहीं है, कोई सिक्का नहीं है, है ना? तो ये जरूर से दिया। अब आते हैं बिल्कुल एडवांस श्रेणी में, आते हैं जो होती है 5th। पंचम बोल लेंगे? हाँ सर। पंचम ये बिल्कुल एडवांस होती है। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने पूरी दुनिया को कुछ नहीं दी, जैसे नोबेल पुरस्कार मिलता है, जैसे रमन में से आप सुनते होंगे, रमन जी थे हमारे, सीवी रमन जी थे, जगदीश जी थे हमारे यहाँ, है ना? अब धामा जी थे, सतीश धवन जी था आपके। ये वो लोग हैं जो दुनिया को कुछ नया दे दिया, है ना? ये आता है, ये एडवांस लेवल का रिसर्च आता है। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें तो जैसे नोबेल पुरस्कार जो भी आपका साइंस, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में मिलता है, आर्थिक क्रियाओं में मिलता है, तो वो इससे रिलेटेड। कुछ दुनिया में एक ऐसा कोई काम से न्यूटन ने दे दिया, न्यूटन ने दे दिया तो पूरी दुनिया के लिए लागू होता है, ये ऐसी क्रिया। अब जो इस सोसाइटी का व्यक्ति होता है बहुत एलाइड सोसाइटी, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी बना देती है। क्या कानपुर मेट्रो सिटी है? नहीं। क्या यहाँ ऐसे लोग रहते हैं रिसर्च वाले? नहीं रहते। तो कहाँ रहते हैं? अमेरिका, क्योंकि यहाँ पे इतना एडवांस है तो आईआईटी। लेकिन कभी आपने सुना कि आईआईटी वालों को नोबेल मिला है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी इतनी व्यवस्था एडवांस नहीं है सोसाइटी। अमेरिका के कुछ शहर ऐसे होते हैं, जापान में कुछ ऐसे शहर है, चाइना में कुछ ऐसे शहर है, यूरोप में कुछ ऐसे शहर है जो इस तरह के शहर है। भारत में थोड़ा बहुत अगर आप देखते हो तो 4 मेट्रो सिटी में आती कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई और 4 आती। क्या उनमें इतना है? काफी अभी नहीं है। सोसाइटी हमारे यहाँ इस तरह रहती नहीं है, ये बहुत हाई फाई सोसाइटी रहती है। ये सोसाइटी बहुत हाई फाई, हम अभी इस सोसाइटी में जो रहते हैं वो बहुत ही ग्लोबल होते हैं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। अब मैं इसको उदाहरण देता हूँ। अमर्त्य सेन है भारत के अर्थशास्त्री, ठीक है ना? एक है और क्या कहते हैं अब्दुल्ला जी हैं, जो SDI नाम था उनका, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने बनाया, 1990 में आई थे, बांग्लादेश की। कहाँ पे थे? मुसलमान, लेकिन कहाँ काम करते हैं? अमेरिका में काम करते हैं। कहाँ काम किए? अमेरिका में काम किया। ठीक है ना? ये बिल्कुल एडवांस सोसाइटी। इस सोसाइटी में क्या होता है? इस सोसाइटी में क्या होता है आपने देखा होगा, ये सोसाइटी होती है ऑफिसर बंगले। पीएम का कार्यालय तो अलग होगा लेकिन बंगले अलग होगा, प्रोफेसर्स के कॉलेज अलग होगा लेकिन उनके फ्लैट। अगर आप कभी आईआईटी में गए हो तो आईआईटी में जितने भी आईआईटी के जैसे प्रोफेसर होते हैं उनका घर बंगला अलग अलग, सोसाइटी अलग होती है। कैसी होती है? सोसाइटी अलग होती है इनकी सोसाइटी। अगर आपने देखा पुलिस कॉलोनी, है ना, रेलवे कॉलोनी, है ना,
बैंक कॉलोनी, ये सोसाइटी है भारत में। इस कॉलोनी में भी कैटेगरी होती है, ऑफिसर कॉलोनी, कर्मचारी कॉलोनी, ए क्लास बी क्लास। अगर आपको यकीन ना हो तो कृषि विश्वविद्यालय में कॉलोनी बनी, आप चले जाइए, सब एबीसी बटी हुई कॉलोनी, इनकी सोसाइटी अलग होती है। इस सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन कम होता है। इस सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने की स्लोगन चलाते हैं, ठीक है ना। इस सोसाइटी में ऐसा टर्सरी सोसाइटी में बिल्कुल आपका आकार जो देखते हो, सब व्यापारी रह रहा है ना। उसके नीचे दुकान, ऊपर हॉस्टल, पूरा बीच में रहता है ना। कुछ ज्यादा एडवांस हो गया, ज्यादा एडवांस हो गया तो उसने क्या करा, नीचे वाला फ्लोर में कोचिंग खा दी, ऊपर अपना रह रहा। और इस सोसाइटी में क्या है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव है सोसाइटी में। इन सब अगल बगल रहते हो, इसमें हो सकता है बगल में पंजाबी रहता हो, उसमें छत्री रह रहा हो, कोई ब्राह्मण रह रहा हो, कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी तरह के ज्यादातर रह रहा हो, लेकिन रहता है, लेकिन सब आसपास ही रह रहे हो। कोई ये डिस्क्रिमिनेशन करके नहीं बना बसा होता है क्योंकि ये अफसर कॉलोनी है, ये ऐसी कॉलोनी, सब एक समान तरह से रह रहे हो, ठीक है ना। ये सोसाइटी का क्रम है। और हमने कहा था कि आर्थिक क्रिया से सोसाइटी बनती है, ठीक है ना। अब ये दिमाग में आपके रहना है, याद रहेगा। या आपने अपने क्रिया तो हमने बता दी, एक दो उदाहरण लिखना हो तो लिखते चले जाओ। और इसका अप्लाई जो है अपने हर एग्जाम में जब करोगे तो इन्हीं तरह कैटेगरी में करोगे। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई डाउट। फटाफट लिखा जाए, इसको ऐसे लिख दो क्रम से, और उसके आगे चाहो तो देखो आर्थिक क्रिया और समाज, ऐसे ही डाल दोगे तो आर्थिक क्रिया में उसके थोड़ा सा उदाहरण लिखते जाओगे, और यहाँ पे समाज डाल दोगे, समाज कैसे। तो अगर गलत मत लिखना, अगर लगे सर इसका बता दो, उसको बता दो, हम बताते चले जाएंगे, गलत मत लिखना। प्राइमरी में लिखा, प्राइमरी में सिर्फ लिखो आर्थिक क्रिया जो होती है, बिल्कुल जैसे मैंने बताया, क्या बताया यहाँ पे प्राइमरी, जिसका उसके आगे ऐसे लिखो, ऊपर डालो आर्थिक क्रिया एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी, यहाँ डालो सोसाइटी। समझ में आया? ये क्या लिखा, ठीक है, ये क्या लिखा, समाज। तो ये प्राइमरी का, तो प्राइमरी चीज लिखना है, तो ठीक है। क्या लिखना है, लिखना था पहले, यहाँ पे सारे वो लिखते तो नाम होंगे, फिर यहाँ पे आर्थिक क्रिया, यहाँ पर समाधि। अच्छा ऐसे ठीक है, पहले लिखेगा प्राइमरी में लिखेगा, इंग्लिश में अगर लिखेगा तो डिपेंड ऑन द नेचर, ठीक है। प्रकृति पर निर्भरता, पूरी आर्थिक क्रिया कैसी होती है, प्रकृति पर निर्भरता। उदाहरण में कृषि लिख सकते हो, मछली पालन, मुर्गी पालन, तो भी आपको लिखना। सोसाइटी में लिखेगा समाज कैसा हुआ, रिचुअल हुआ, परंपरागत, रिचुअल सोसाइटी जी, खाना देखिएगा। सोसाइटी कैसी होगी, परंपरा, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल सोसाइटी क्या होती है, तो परंपरागत समाज क्या होता है,
जहाँ पे उनके लोकल ट्रेडिशंस को आपका नंबर आएगा। जहाँ परंपरागत तौर पे कृषि की जाती है, प्रौद्योगिकी का यूज ना हो। हम पूछ रहे हैं कि सोसाइटी, परंपरागत सोसाइटी जो परंपराओं के आधार जो अपने परंपराओं के साथ कैसे चले आपकी काफी परंपराएं बनाई जाती है। जैसे आपने बताया ट्राइब्स में अपने भगवान होते हैं, उनकी पूजा होती है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर वही सेम ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, अपने लोकल ट्रेडिशन। इनके ट्रेडिशनल होते हैं, बड़े बाय हार्ट होते हैं ट्रेडिशनल, इसमें बड़े उनको उस ट्रेडिशन को नहीं किया जाता। इसमें जो बेसिक चीज है वो ये है, परंपरागत का अर्थ ये होता है जिसमें किसी तरह का एडवांस ना हो, इसमें साइंस का इन्वॉल्वमेंट और नील होता है। हो सकता है थोड़ा बहुत करते, लेकिन बहुत नील होता है साइंस का। और जब साइंस का जब बहुत ज्यादा नील होता है तो उसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन ही होता है। जनजाति एक जनजाति होगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरह की सोसाइटी होगी। ट्रेडिशनल होगी जिसमें साइंस का इस्तेमाल ना करती होगी। उसको फीवर आ जाए तो क्या करेगा, झाड़ेगा भी, और घर के जो जड़ी बूटियां उसी से वो काम करता है। उसको कहते तो कि कोई मेडिसिन खा लो, तो लोग जैसे मेडिसिन खा लो फीवर की, वो कहेगा हमको जड़ दिए दे रहे, वो लड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह की सोसाइटी होती है। आगे लिखिएगा सेकेंडरी, ठीक है। वैल्यू एडिशन, मूल्यवर्धन, वस्तुओं का मूल्यवर्धन, विज्ञान के प्रयोग से मूल्यवर्धन, वस्तुओं के मूल्यवर्धन। सेकेंडरी में सेकेंडरी सोसाइटी क्या होती है, नगरी अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन। चलेगा बेटा, ठीक है। वस्तुओं का मूल्य विज्ञान, विज्ञान की मदद से आप लोग भी लिख लेना, साइंस के प्रयोग द्वारा। ठीक है, हाँ। सोसाइटी कैसी होती है, नगरी, ठीक है। नगरी में हमने बताया था, लिखा चुके हैं। तस्वीर क्या होता है, वस्तुओं का, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, चलो मैं पढ़ा रहा हूँ, वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, इसलिए एक मूल अदायगी भी होती है, परचेज, सेल एंड परचेज ऑफ द आर्टिकल विद द पेमेंट। With the payment. चलो अब इसका समाज कैसे होगा, यहाँ समाज कैसे होगा, समाज कैसे होगा, बफर समाज है। तो बफर मतलब क्या होता है, सब एक साथ। बफर में क्या होता है, बफर खाना होता है, सब एक साथ, समाज का मिश्रण, समाज में मिश्रण होगा, ठीक है। बफर सोसाइटी, चलिए चतुर्थ वाले में आएंगे। चतुर्थ वाले में देखिएगा, जैसे कि मैनेजमेंट, प्रबंधन, मैनेजमेंट, ठीक है ना। और टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब इस तरह वाले जो आते हैं सब सीखते हैं।
और सरकार भी 6 फुट वाले के अंदर में सरकार भी आती है, गवर्नमेंट भी आती है। प्रबंधन देगा, टीचर, अध्यापक, डॉक्टर, लॉयर, वकील जो होता है, सब शासन, ठीक है। पंचम में जाओगे तो विशेष आर्थिक क्रिया, जैसे कि विशेष इसका सम्मान, इसका इसमें क्लास होता है। एक क्लास कैसा होगा? कर्म के आधार पर। इसमें क्लास कैसे होता है? कर्म। आप अफसर है तो उसका अफसर बनेगा, है ना? कर्मचारी है तो कर्मचारी का बनेगा, तो ठीक है ना? तो क्लास होता है लेकिन बेस्ड ऑन द एक्टिविटी, ठीक है ना? हिंदी में लिखेंगे कर्म के आधार पर समाज। ये मोस्टली हम लोग इस समाज में रहने लगे। अगर हम अपने हिसाब से बात करें, शहर की, गांव में हो सकता है थोड़ा मिले, लेकिन शहरों में ऐसा ही समाज है। पर ऐसा नहीं कि ये अभी ये वाला ये हम छोड़ चुके हैं। भारत में देखो ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है? आगे चलो, फिफ्थ में लिखिएगा अति उत्कृष्ट प्रबंधन या खोज, खोज लिखिएगा, खोज, इन्वेंशन, खोज, आविष्कार, डिस्कवरी इसको बोलते हैं। खोज, इन्वेंशन मतलब ऐसे आविष्कार होता है, डिस्कवरी खोज होता है। तो आप डिस्कवरी, इन्वेंशन, एडवांस लेवल, इन एडवांस लेवल ऐसे। उत्कृष्ट स्तर पर खोज और प्रबंधन, खोज और डिस्कवरी और आविष्कार। सोसाइटी कैसी होगी? विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अगर आपने सुना होगा जेएनयू, जेएनयू सुना? जेएनयू यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में आपने ये भी सुना होगा, बड़ा छोटी छोटी बातों को बड़ी बड़ी बात मुद्दा बनाकर चलाई करता, कुछ हुआ ही करता है वो इस तरह, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च काम होता है। अगर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन नहीं होता, मतलब बीए नहीं होता, उसमें क्या होता है? एमए, पीएचडी, मतलब आपको जो एडमिशन मिले किसमें मिलेगा? मास्टर डिग्री मिलता है। बैचलर डिग्री में यहाँ पे एडमिशन नहीं होता है। इसलिए सोसाइटी कैसी रहती है? बड़ी छोटी छोटी मुद्दों को बड़ा बहस बनाया करते हैं, है ना? महिला तो अपने वुमेन एम्पावरमेंट बहस कर रहा है। फिर एक है क्या नाम है, तो श्याम जाने क्या नाम है, वहाँ के बिहार के हैं, कोई अपना मुद्दा पार्टी बना लेते हैं, कोई वो खाली देश है तो कश्मीर के भाई बहन है तो अपना मुद्दा बनाया करते हैं, खालिस्तान के मुद्दे में लड़ते हैं, तो इस तरह की बात करते हैं, ठीक है ना? वो इस तरह का, बट वो सोसाइटी प्लेस पे है, घरों पे नहीं है, ठीक है ना? लेकिन अमेरिका जैसे सोसाइटी मिलेगा वहां पे ऐसा मिलेगा। इंग्लैंड विशुद्ध रूप से सोसाइटी इस तरह, इंग्लैंड सर सुना, वहां पर इस तरह की सोसाइटी लड़ना जैसे चाहते हैं ऐसे। थोड़ा झलक अगर आपको मिलनी देखनी है तो एक है कौन सा, गेस्ट इन लंदन, वो है परेश रावल की, और एक मूवी कीर्ति आर्यन का नाम, कार्तिक आर्यन, कीर्ति से लड़की है कार्तिक आर्यन है, तो उस मूवी में है परेश रावल कैसे बन के जाता है लंदन, तो सोसाइटी दिखाई गई है। वो पाकिस्तान बगल में रह रहा है, पाकिस्तान का भी, और वो हिंदू का रह रहा है, अब तो कोई झगड़ा नहीं, आप लोग को मजाक बनाते हैं कुछ इस तरह से। भारत में सोसाइटी भी है। अभी सच तो ये है कि अभी भारत में अगर आप घर लेने जाते हो तो देखते हो मुसलमान घर तो नहीं है, सुनने थोड़ा अजीब लगेगा बट है, आप संकोच करते हो। जैसे कि जैसे रेंट वैल्यू रूम लेने जाओ तो पूछते हो ये मीटर तो नहीं बनता है यहाँ पे, और एक मकान मालिक ही पूछे कोई मीटर तो नहीं था, तुम्हारे बनाना अलाउड नहीं, ये है। अब लंदन जैसे आप कुछ भी खाओ,
ठीक, तो ये है सोसाइटी। अब इन सोसाइटी का मतलब यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। बस अब देखिएगा इसके बारे में हमने क्या बताया था, इसका क्लाइमेट जोन क्या है, एक ऐसा क्लाइमेट जोन है जहाँ वर्ष भर वर्षा प्रतिदिन होती है, ठीक है ना। तो इनके पास जब वर्षा प्रतिदिन होती है तो बहुत ज्यादा एडवांस कुछ हो ही नहीं सकता, बड़े बड़े वृक्ष है, सब कुछ है, सब प्रकृति। तो कैसे लोग रहते हैं, प्राइमरी सेक्टर है, सब ट्रेडिशनल लोग रहते हैं, सारी जनजातियां भारत की विश्व की यहीं रहती। तो इसीलिए आपने देखा होगा, इसमें कुछ नाम ले रहा हूँ, इसमें कहा था आपने, जैसे क्वेटर का नाम लूं, कैबन लूं, कांगो लूं, ये सब कैसे हैं, ट्राइब्स वाले लोग हैं। यहाँ डेवलपमेंट की संभावना है ही नहीं। अब बहुत घने घने वृक्ष मिलेंगे, आपने बताया था, ठीक है ना, क्लियर है। तो इक्वेटर की क्लाइमेट जोन कैसी होती है, कैसी क्लाइमेट जोन होती है जहां पर वर्ष भर वर्षा होती है, प्रतिदिन वर्षा होती है, और विश्व की सबसे ज्यादा डेंस रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल होती है, वो यहीं पर होती है। और इसकी वजह से विश्व के सबसे हरे भरे वृक्ष कुदरती एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और दुनिया का इस तरह का सबसे फेमस जो फॉरेस्ट है वो कौन सा है, अमेज़न फॉरेस्ट। वहां पर सब जनजातियां रहती हैं। कैसी सोसाइटी होगी, ट्रेडिशनल सोसाइटी होगी, सब प्रकृति से क्रिया करते हैं। प्रकृति से क्रिया का मतलब है पशु को मार के खाना, कोई खेती वेती नहीं, थोड़ा बहुत खेती बेसिक कर लेते हो, लेकिन अब उसमें भी खेती ऐसी नहीं करते, उनका ट्रैक्टर है, इंजीनियर है, फोन में बस कुछ नहीं होगा, क्लियर है ना। अब जब बीमार कोई हो जाएगा, अगर मान लीजिए कोई महामारी फैल गई, अगर मान लो कोरोना हम लोग के यहाँ, हमें पता था, रिसर्च करना पड़ा, दवा बनी, उनके यहाँ फैल जाए तो बोलेंगे प्रकृति हमसे नाराज है, तो गौ हवन करें, कुछ करें, ऐसा कुछ करें, है ना। इस तरह की सोसाइटी होती है, बिल्कुल प्राइमरी सोसाइटी होती है। कुछ भी करेंगे सिर्फ प्राइमरी करेंगे, और धनुष बाण लेके चले जाए, सुबह लोटा लेके, और 2-4 मछली खाने चले जाते है ना। इस तरह सोसाइटी होती है, बिल्कुल प्रकृति से बढ़ती है। और आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी है, तो आपको बताएं, 2013 की बात है, इंग्लैंड में इंग्लैंड के कुछ टूरिस्ट हमारे अंडमान निकोबार में गए, और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वो कपड़े नहीं पहनते, वहां सब ऐसे ही रहते, और बहुत ही क्लोज है उनका एरिया, कुछ जाता नहीं। अब वो चुपचाप चला गया, तो उसने फोटो खींच ली, फोटो खींचे चला गया इंग्लैंड, उसने फोटो क्या किया, आप डालो तो मिल जाए, और इंग्लैंड में उसने अपने सोशल मीडिया में उसने डाल दिया। सरकार को स्ट्रिक्टली एक्शन लेना पड़ा, उसको बैन करना पड़ा, उसको गिरफ्तार किया, क्योंकि ये इनकी सोसाइटी, इसी सोसाइटी का मजाक नहीं बना सकते। आप अमेज़न के जंगल में तो ऐसे ही लोग रहते हैं, कांगो के जंगल में जो ऐसे, आप हेडिंग आप अपने गूगल में डालोगे तो मिल जाएगा, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल प्रकृति, कपड़े नाम की चीज ही नहीं जानते, है ना। दूसरी वजह ये है, वो ऐसा क्यों कर पाते, क्योंकि वहां मौसम वर्ष भर एक ही रहता है, गर्मी बहुत रहती है, ठंड हो तो कुछ न कुछ इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, लेकिन वहां गर्मी इतनी ज्यादा रहती, तो इस्तेमाल कोई काम सोचा ही नहीं, बस अपना क्या सोचते हैं कि एक ऐसे छांव की जगह ढूंढते हैं जहां पर उनको बचाव कर सके। अब वो भी क्या करते हैं, घास फूस का वो हर साल हर महीने बना दे रहे हैं। अच्छा, उसमें जो पेड़ पाए जाते हैं, सब जानकारी चीजें हैं वहां, ऐसे एवरग्रीन का मतलब समझते हो, सदाबहार, मतलब कभी बूढ़े नहीं होते, मतलब वृक्ष कभी भी मरता नहीं, और उसकी वो डाल तोड़ के लाते हैं, तो उस डाल कभी सड़ती नहीं, उससे सब अपना छाए रहते हैं। इस तरह से लोग रहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या क्या लिखना है, इसमें क्या क्या लिखना है, जैसे इक्वेटोरियल जो लिखा तो वर्ष भर वर्षा, ठीक है, इसका क्लाइमेट जोन हो गया। अब इसका जो ह्यूमिडिटी है वो कैसी है, वर्षा वाली है, हाई लेवल की है। टेम्परेचर कैसा है, उच्च है। क्यों टेम्परेचर है, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत होती है यहाँ पर, दिन में 2 बार, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, वर्ष में 2 बार, वर्ष में लगभग 2 बार होती है। रोज सूर्य किरणें लंबवत हो जाने की वजह से क्या होती है, क्या गर्मी बहुत रहती है, उमस होती है, इसलिए रोज वर्षा होती है, 2:30 से 3 बजे वर्षा होती है, 2:30 से 3 के बीच में। तो साइड फिर आते आर्थिक क्रिया कैसी होगी, आर्थिक क्रिया कैसी होगी, इसमें सब प्राथमिक क्रिया होगी, सोसाइटी कैसी होगी, ट्रेडिशन, कितनी चीजें आपको लिखनी है।
क्लियर है ना? वृक्ष कैसे पाए जाएंगे? सदाबहार वृक्ष में से कुछ नाम बता दो, जैसे महोगनी, सब नहीं सवाल है, आबूज हो गए, फर्न्स पाए जाते हैं, बेलें चढ़ती हैं, ठीक है ना, इस तरह के वृक्ष होते हैं। जानवर कैसे पाए जाते हैं? 4 तरह के जानवर पाए जाते हैं, 4 तरह के। एक तो रेंगने वाले, एक ज्वालों में रहने वाले, एक जहाँ ऊपर सबसे रहते हैं, और एक होते हैं जो मीडियम साइज के होते हैं, जैसे इसमें आपका टाइगर पैंथर पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो जल में ऐसे रहने वाले होते हैं, अनाकोंडा होता है, अनाकोंडा नाम सुना आप लोगों ने? अनाकोंडा होता है, वो जल में भी रहता है, स्थल में रहता है। एक अब कुछ अनाकोंडा ऐसे तो जो पेड़ों में रहते हैं, तो ब्रांचों वाले में। टू स्लॉथ डियर पाया जाता है, टू स्लॉथ मस्त बियर वो ऐसा होता है, टू स्लॉथ मतलब बियर ऐसा होता है जैसे कि बियर समानता ऐसे भालू होता है, ऐसे चलता है, मतलब पेड़ में समान दिशा में चलता है। वो क्या कहते हैं, जैसे डाल है, कि डाल पकड़ के नीचे से ऐसे से चलना है, मतलब ऐसे से चलता है, टू स्लॉथ बोला जाता है, ठीक है ना, इस तरह का। इनमें हमिंग एक पक्षी पाई जाती है, वर्ल्ड की सबसे छोटी पक्षी होती है, वो पक्षी इसमें पाई जाती है। स्विफ्ट एक कार का नाम सुना होगा, स्विफ्ट डिजायर, स्विफ्ट वाला एक पक्षी होता है जो सबसे ऊपर पाया जाता है। वैम्पायर का नाम सबसे बड़े आजकल मूवी बनने लगे, क्या चमगादड़, बड़े भयानक भयानक चमगादड़ पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक हॉकिंग मंकी पाया जाता है, हॉली मंकी होता है। अब वो मंकी क्या होता है कि वो चिल्लाता बहुत है, छोटा छोटा होता है, बहुत चिल्लाने वाला मंकी होता है, वो डाल में ही रहता है। वो मंकी नहीं होता जो जंप करके चलता रहता है, उस तरह के। तो इस तरह के जानवर पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसका हमारे पास एक लिस्ट है, नासा के द्वारा निकाली गई लिस्ट है, तो हिंदी इंग्लिश में मेरे पास दोनों बुक है, तो वो हम आपको दे देंगे, तो लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें वृक्ष के नाम भी लिखे हैं और सारे जानवर के नाम भी, ठीक है ना, तो आपको मिल जाएगा। और वो अच्छा वो 3D इमेज में है, ठीक है ना, तो 3D इमेज में रहेगा तो आपको आसान रहेगा। तो कल हम क्लास लेने आएंगे तो वो वाली बुक लेके आएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी इसमें इसको जो हेड डालिएगा, इसकी जलवायु लिखिएगा हेडिंग, इसको विश्व से लिखी जलवायु प्रदेश बोले हिंदी, और मैं चाहूंगा कि इंग्लिश में भी लिखूं। बेटा क्यों है, क्यों छोटा है, तो आपने गलत बना दिया। तो जब भी जैसे कि पहले वाला हम बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है, एक कैपिटल लेटर वाला क्यों होता है, और जब आप अंदर लिख रहे होते वर्ड के तो क्यों हमेशा ये वाला बनता है, तो मुझे कंफ्यूजन हो जैसे लगता है जी हो, लेकिन हम मेरा जो जी होता है वो ऐसे मुझे एग लिखना होगा, तो मैं ऐसे जी मैं ऐसे बनाऊं। तो इक्वेटोरियल, अब इसकी जलवायु कैसी होगी, इसकी जलवायु में, और जलवायु में क्या 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 मेरा 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती, वर्षा, तापमान, वायु, ठीक है ना। इसमें वायु कैसी होगी, ऊपर उठने वाली, वर्षा होगी, तो हर चीज लिखेगा। तो सबसे पहले जैसे लिखा, अब नीचे डाल दीजिएगा उसकी बर्फ का जलवायु कैसा है, क्लाइमेट कैसा है। तो क्लाइमेट में लिखिएगा हैवी रेनफॉल हेडिंग में एज वेल एज पॉइंट 2, भारी वर्षा, उष्ण तापमान, मतलब उष्णता है, मतलब तेज मतलब होते हैं, मतलब गर्मी वाला है, उष्ण होता है, उष्ण से भरा हुआ होता है। हॉट हॉट डे होते हैं उसमें, गर्मी गर्म वाले, अरे यार ठंड नहीं होती है, हॉट हॉट डे होते हैं।
तो पानी दे दो। अब आगे लिखो, अपलिफ्टिंग एयर्स, उठती हुई हवा, हवा हमेशा उठती है। हेड और लोकेशन, अवस्थिति, अवस्थिति। अब ये सब आपको अपने घर से लिखा है। इक्वेटर की जोन कौन का हमने सब बता चुका था, मैंने कहा था याद करके आइएगा। मैं बोले दे रहा हूँ, सुनिएगा। एक दिन आता है इसे इक्वेटर, ठीक है ना, इक्वेटर। पेरू को नॉर्थ है, बोलिविया का साउथ वाला हिस्सा, अमेजन, गैबन, कांगो, केन्या, सोमालिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी। These are the famous countries. These are the line between the direct Gulf. ये इसमें आते। पर आज हमने बता दी, पर ये आपको पता होना चाहिए। जब इतना पढ़ लोगे ना तो आपकी भूगोल बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आपको सोसाइटी और इकोनॉमिक्स पता चल जाएगी और आपको पता चल जाएगा। सब अब इंडेक्स आता है ना, SDI इंडेक्स आता है। सबसे गरीब कौन मिलेगा? ही गरीब देश मिलेंगे। अब इस बार जो सबसे गरीब देश है वो साउथ सुडान आया। सुडान पहले एक देश था, अब उसके दो भाग हो गए, तो एक नॉर्थ सुडान और साउथ सुडान बन गया। साउथ सुडान सबसे गरीब देश, सोमालिया, केन्या, कांगो तो सबसे गरीब देश रहते हैं। क्यों गरीब है? क्योंकि ये देश ट्राइब्स रहते हैं और यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है ना, इस वजह से। ये हो गया लोकेशन। लोकेशन अपने घर से है बेटा, गूगल है कि नहीं है ना, गूगल में टाइप करोगे क्या, इक्वेटोरियल जोन डाल दो, कंट्री नेम डाल दो, फटाफट सब आ जाएगा। और अपनी कॉपी में रख लो। और हमने कहा भी था कि एटलीस्ट अपने पास एक बार कैफे में रखो, आप कैफे में बैठो, 5-5 रुपए की इमेज देता है गूगल से निकलवाई, और कलर डिलीट और 10 रुपए की देगा। सभी एक पॉलिटिकल मतलब राजनीति निकालो, वोट निकालो, और ऐसे भारत के 2 निकलवा लो, कम से कम 4 तो हो जाएंगे। 20 रुपए खर्च आएगा, 20 एक दिन में बोलना से। तो ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हेड डालो, लोकेशन हो गया। अब इसके वेजिटेशन, वनस्पति, वनस्पति, ठीक है ना। वनस्पति के हम नाम, जैसे वैसे महोगनी, एगोनी और फांसी हमने नाम बता दिए, ठीक है ना। बस उसकी खासियत क्या होगी ये डालो, एवरग्रीन, सदाबहार पर, सदाबहार, ठीक है। इसमें एक चीज बताना भूल गए, जब सदाबहार वन की बात करते हैं तो इसके वन जो होते हैं इतने ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं, दुनिया के सबसे इस बिल्डिंग से ऊंचे ऊंचे बड़े होते हैं और इतने ऊंचे होते हैं कि सूर्य का प्रकाश कभी पृथ्वी के मतलब तल में नहीं पहुंच पाता है। और यहाँ पे बड़ी जो हेमी मतलब पक्षी होते हैं, छोटी बच्चा सबसे, और बहुत बहुत बड़ी बड़ी मधुमक्खी, मक्खी पाई जाती है। मक्खी जानते हैं? ये मूवी भी आई थी साउथ वाली, मक्खी मूवी, तो देखने के है ना, ये दोनों सीखने को मिलता है। तो ये इस इतनी मक्खी होती है इस वजह से कि यहाँ पे अंधेरा छाया रहता है। हम लोग जैसे व्यक्ति चले जाएं तो वापस कभी आ ही नहीं सकते। अमेजन के जंगल में रिसर्च इसलिए ज्यादा नहीं हो पाता क्योंकि हम लोग जैसे जा ही नहीं सकते। और हमें, मुझे याद है एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी नाम सुना होगा, मोहम्मद क्या नाम था उनका, प्रोफेसर थे, नहीं रहे उस दुनिया में अभी, क्या नाम था, नहीं, ये बुक आती है मनोग्राफी में,
शायद नाम भूल रहे हैं, तो कभी देखिएगा। तो वो गए थे हमें वहां पे कांगो विजन, कांगो जंगल, और चलने तो समान रूप से गए थे। जब वहां से वापस आए तो कुछ पत्ते पड़े थे, तो मक्खियों ने काटे। मक्खियां पहले पता चला मक्खियां काटती नहीं। इंडिया में जैसे बड़ी बड़ी हाँ, चीजें बहुत बड़ी, इसे हॉलीवुड मूवी बन चुकी है। हाँ, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमने क्या कहा, हमारे पास अभी इसका रिसर्च ज्यादा नहीं है, क्योंकि रिसर्च इसलिए नहीं है कि मानो वहां पे जा सकते। अब क्या होता है कि अब रिमोट से ड्रोन भेजकर हम लोग देखेंगे, ड्रोन, अब ड्रोन चला तो जाता है, तुरंत चला जाता है, अंधेरा में लाइट रहती है अक्सर, लेकिन कोई ना कोई पक्षी, कोई ना कोई कीड़ा मकोड़ा उसको गिरा ही देता है और फिर वो वापस नहीं आता। तो हमारी रिसर्च इतनी रहती है। अच्छा, ड्रोन का भी एक सिस्टम है, उसकी एक रेंज होती है। भारत में जो अर्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है वो है 6 मीटर का। जैसे कभी भी हॉलीवुड की मूवी देखो तो अब वो बैठे वहां पर हैं, क्या कहते हैं, पेटागोनिया में, मतलब पेटागोनिया स्थान है अमेरिका का, पूरा वो मिलिट्री का जोन है, वो कंपनी का भी नाम पेटागोनिया ही है। अब बैठा वहां पे और ईरान में युद्ध हो रहा है, तो कैमरे से देख रहा है सेटेलाइट, वो सब देख लेते हैं व्यक्ति कौन है। हमारे यहाँ सिर्फ 6 मीटर की हाइट तक ही देखा जा सकता है। अभी जो हमारा रिसर्च है, जो हमारे सेटेलाइट है, सिर्फ 6 मीटर, जैसे हम बिल्डिंग देख सकते हैं। अभी आप लोग गूगल में, आप गूगल मैप आता है तो गूगल मैप में सिर्फ डॉट देख पाते हो। क्यों? क्योंकि अभी हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है कि आप व्यक्ति देख पाओ, तो 6 मीटर से ऊपर चीज हम नीचे चीज नहीं देख सकते। हमारा सेटेलाइट 6 मीटर से नीचे नहीं देख। कुछ है सेटेलाइट जो हमारे बॉर्डर पे रहते हैं, अब सिर्फ उन्हीं के पास होता है, अमेरिका में तो बस वो इतना है, ठीक है ना। अब हमने आर्थिक क्रिया बता दी, आपको पहला लिखा चुके हैं। तो इसकी आर्थिक ट्रेडिशनल सोसाइटी है, तो आर्थिक क्रिया कैसी होगी, बिल्कुल नेचर पर निर्भर है। साइड ट्राइब्स रहेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम हेड डालिएगा आर्थिक क्रिया, जो मैं लिखा चुका इतना करती हूँ वनस्पति। अच्छा, यहाँ पे एक हेड में और डाल सकते थे एनिमल्स, चलो छोड़ क्या छोड़ा, अब डाल दो आपको भाई आर्थिक क्रिया डालो। ठीक है, आर्थिक क्रिया क्या डाला हमने, सोसाइटी कैसी होगी यहाँ की, परंपरा, बस इतना हो गया अभी। हाँ, और सबसे घना और डेंस जंगल कौन सा है दुनिया का, अमेजन का है। अमेजन, जहाँ वनस्पति लिखा है तो वहां पे क्या लिख लो, अमेजन का। एक अमेजन ब्रांड भी है ऑनलाइन परचेजिंग का, वही का अमेजन का ही रहने वाला है, ब्राजील का। 20 रुपए जरूर पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ, ठीक है ना। और अच्छा पेपर पढ़ना चाहिए। अभी आज मैं हिंदुस्तान पेपर पढ़ रहा, तो हिंदुस्तान की पहली जो न्यूज थी, पता नहीं काशी में बिल्हौर लड़का था अपने आशिक को अपनी प्रेमिका का गला देता, फ्रंट हेडिंग थी। और दूसरी पेज जैसे पढ़ रहा है तो पता चला दूसरी हेडिंग पढ़ी थी, हाईलैंड में किसी हॉस्टल में कोई एमबीबीएस स्टूडेंट रहता था, सेकंड उसका उसने हत्या की। फिर उसी के नीचे हेडिंग लिखी थी, पति ने गुस्साए पत्नी का गला देता कुल्हाड़ी से। अच्छी अच्छे होने बाकी जो चीजें मिलनी चाहिए वो तो मिल ही नहीं रही है, क्या कर लोगे, कुछ का समय काम। आगे बढ़े, चलिएगा। अब इसकी एक विशेषता है, क्या है, एक विशेषता जो इक्वेटर है। इसको इंग्लिश में, हिंदी में एक ही शब्द इस्तेमाल होता है जिसका नाम है डोल्ड्रम। क्या नाम है, डोल्ड्रम।
हिंदी में बाद में इसके एक शब्द जोड़ दिया गया शांत क्षेत्र, बट आपको क्या याद रखना है, हिंदी में आप हिंदी में लिखना तो हिंदी में स्पेल कर दिया ना, अब डोल्डम है क्या बोलते शब्द का आ गया शांत, शांत क्षेत्र। ये शब्द इस्तेमाल होता है काम, क्या इस्तेमाल होता है, एक शांत क्षेत्र। कैसे शांत क्षेत्र, ये ऐसा क्षेत्र है, ये जो जोन होता है 0 से 5 तक का क्षेत्र होता है, नॉर्थ और साउथ। ये वो क्षेत्र है जहां पर हवा ऊपर उठ रहा है, मैंने बताया ना अपलिफ्टिंग एयर होती है। हवा ऊपर उठने की वजह से क्या होता है, बिल्कुल शांत क्षेत्र रहता है। कैसा रहता है, शांत। जब एक ऐसा 24 घंटे एक ऐसा माहौल है जहां पर सिर्फ हवा ऊपर ही उठती है, तो वो वही जोन क्या कहलाता है, डोल्डम स्थान कहलाता है। बिल्कुल शांत जोन रहेगा, ना हवा चल रही होगी ना कुछ, बस हवा आपको महसूस होगी कि हवा ऊपर उठ रही है। क्लियर है ना। कभी आपने जैसे कि सर्दियों में अगर कहीं देखा जाए तो अगर हवा ना चले, हवा आग बिल्कुल ऊपर उठ रहे हो, है ना, बस ऐसे ही माहौल रहता है डोल्डम। डोल्डम एक शांत क्षेत्र होता है। शांत क्षेत्र होने का मतलब है ना हवा क्रॉस कर रही होती है, ना मतलब साउथ से आ रही होती है, नॉर्थ से आ रही होती है, सिर्फ हवा यहाँ पर ऊपर उठ रही होती है। शांत वाले क्षेत्र में क्या होता है, समुद्र में बड़ी दिक्कत होती है, हवा लहर नहीं चलती। लहर तभी चलती है जब हवा ऊपर गुजरती है, हवा चलती है जल बिल्कुल शांत हो जाता है। जब जल शांत हो जाता है तो उसमें नाव चलाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए दुनिया में डोल्डम क्षेत्र फेमस है। क्लियर है ना। और इस डोल्डम वाले क्षेत्र में, जो डोल्डम वाले क्षेत्र में रहते हैं बिल्कुल काले, बाल जले हुए, और क्या कहते हैं, लिप्स बिल्कुल चौड़े, थिकनेस होती है, नोज के पुर बड़े बड़े और बिल्कुल काले रहते हैं। वो इस जगह में रहते हैं, ठीक है ना। ये 0 से 5 वाले क्षेत्र ही सबसे ज्यादा ऐसे लोग रहते हैं। जैसे तो देखा जाए तो निग्रो शब्द इस्तेमाल भी होता है, तो नाइग्रो भी कर रहे हैं, तो निग्रो नाइग्रो जो भी है तो उसमें इसी तरह के लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो विशेष में क्या लिखोगे, इसमें स्पेशल में क्या लिखोगे, तो इसमें पहले इंग्लिश बोल दे रहा हूं फिर हिंदी में लिखिएगा। देखिएगा, अ डोल्डम रीजन इज फाउंड है in between 0 to north and 5, 0 to 5 north and south latitude. It is very calm region. Actually, the rainfall, heavy rainfall occurs. Actually, heavy rainfall occurs. यहाँ पर डोल्डम का क्षेत्र अक्षांश रेखा 0 से 5 उत्तर और दक्षिण में पाया जाता है। छोड़ी है क्या आपका, 0 से 5 उत्तर एवं दक्षिणी देशांत अक्षांश रेखा में पाया जाता है। यह एक शांत क्षेत्र है, यहाँ बहुत भारी वर्षा, बहुत भारी वर्षा। आप एटलस लाए क्यों? छोटे थे तब टीचर से बोलते भूल गए, तो बोलते खाना खाना नहीं भूलिए।
नहीं सर, लंच बॉक्स बनाना नहीं। हाँ लंच बॉक्स बनाना नहीं चलेगा। मानसून इसलिए हमें बताना चाह रहे थे कि मानसून का मैप देखना जरूरी होता है। मैप है अरे कल बैठे क्या हम बोले ठीक है। अभी ये देखिएगा इस मैप में ये जो डॉट डॉट है ये जीरो रेखा है और ये डॉट डॉट रेखा ये डॉट रेखा 3.5 हाफ कैंसर अंदर कैपिटल ठीक है ना। ये है 30 ये लाइन जो है 30 है ये जहां पर हमने यहाँ पे उंगली रखी है ये 30 है लाइन नीचे वाली 30 ये है। अब 10 से 30 के बीच वाला 10 से 30 का जैसे जीरो ये है। अब मान लीजिए भारत में 6 डिग्री है अगर जल सीमा से माने अंडमान निकोबार से सीमा माने तो 6 आता है नहीं तो केरला जो आता है कन्याकुमारी आता है वो 8 डिग्री पे आता है ठीक है ना। तो 8 डिग्री मतलब थोड़ा सा और ऊपर ले सकते हो ठीक है क्योंकि केरल में भी बहुत भारी वर्षा होती है। यहाँ से लेकर के ये 30 तक के हिस्से यहाँ से यहाँ तक मानसून पाया जाता है पूरे दुनिया में मानसून पाया जाता है। अब मैं जो मैप में दिखाना चाह रहा था वो ये दिखाना चाह रहा था कि जो 10 से 30 का डिग्री जो ईस्ट वाला हिस्सा है ईस्ट वाला हिस्सा है कोई भी कॉन्टिनेंट होगा उसका ईस्ट हिस्सा ये सब पूरा का पूरा मानसून तो यहाँ से भारत में इधर से चलते हो पश्चिम बंगाल से तो बिहार के बाद राजस्थान हाँ तो फिर क्या है जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर फिर महाराष्ट्र नहीं सर फिर क्या आएगा हम चले पश्चिम बंगाल इसके बाद केरल थोड़ा पीछे है तो फिर क्या आएगा सर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सर बिहार के बाद इस साइड नहीं होता है पश्चिम बंगाल के जस्ट पीछे आपको मिलेगा बिहार के बाद उत्तर प्रदेश की जैसे जाते हो पीछे जाते हो अगर मथुरा से जाते हो तो राजस्थान में डेजर्ट है। अब देखिएगा मानसून पश्चिम में सबसे ज्यादा बारिश होती है बुंदेलखंड में समाना पाया जाता है दिल्ली समाना आता है आधा कानपुर हमीरपुर से समाना स्टार्ट होता है और जो उरई क्या बोल रहे हो उरई समाना में आता है ठीक है ना फिर डेजर्ट कोई भी कॉन्टिनेंट हो। मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि जब भी किसी कॉन्टिनेंट मानसून इस 10 से 30 वाले क्षेत्र में चलते हो तो 0 से चल के 10 से 30 वाले क्षेत्र में ईस्ट जब भी वेस्ट जाओगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा मानसून मिलेगा फिर क्या मिलेगा समाना मिलेगा डेजर्ट मिलेगा। जैसे कि अगर आप हमीरपुर से कानपुर जैसे क्षेत्र में जाओ तो ये छोड़ दो आप क्या कहते हैं गंगा नदी छोड़ दो तो आपको पेड़ भी मिलेंगे लेकिन बबूल भी मिलेगा बेरी भी मिलेगी तो कांटे आ गए समाना में यही खासियत होती है। और डेजर्ट में राजस्थान चले जाओ कैक्टस पूरे कांटे क्लियर है ना। तो यही है पूरे दुनिया में 10 ये मैंने क्या कहा था हम जो चार्ट बना रहे हैं ये हमारा बनाया हुआ हमारे टीम के द्वारा बनाया हुआ है तो इस चार्ट में आसानी यही है पूरे वर्ड को आप बहुत आसानी सीख पाओगे चार्ट। तो ये 10 से 0 से जो 10 से जो 30 का बीच का है ये जो यहाँ से मानसून। अब देखिए यहाँ पाकिस्तान चले जाओगे बारिश कम है फिर यहाँ पे ईरान और सब सऊदी में डेजर्ट है थोड़ा बहुत मानसून जो मिलेगा क्योंकि ये भी ईस्ट महाद्वीप का तो सोमालिया इथोपिया मिलेगा। और वैसे जो आगे जो पड़ता है ये कहते हैं ये थोड़ा बहुत ये जो ईस्ट का पड़ता है मिस्र का पाया जाता है यहाँ पर। तो इधर आ जाओ इस वाले रीजन में आ जाओ क्योंकि ये 0 से 10 वाला तो ये पूरा का पूरा जो वेनेजुएला कोलंबिया का ईस्ट वाला है कैरेबियन देश है ये सब मैक्सिको वाला ये सब कैसा है मानसून है। अब जैसे इसके बीच में चलोगे सवाना फिर दो कैलिफोर्निया का डेजर्ट यहाँ आते हो तो पेरू का डेजर्ट मिलता है ठीक है ना इसी को हेम्पोल्ट का डेजर्ट भी बोला जाता है। यहाँ जाते हो तो फिर थोड़ा बहुत मिलेगा सवाना विश्व तो सवाना ही पाया जाता है फिर वो सहारा का डेजर्ट
क्लियर है ना? बात समझ में आ रही, समझ में आ रही? तो किसी भी महाद्वीप, अब इसका इस्तेमाल करेंगे, किसी भी महाद्वीप में जब पूरे वर्ल्ड के महाद्वीप की बात करते हैं तो 0-10 से 30 का ईस्ट वाला हिस्सा, पूर्वी हिस्सा मानसून, उसके 20 का हिस्सा सवाना, उसके जस्ट पीछे मतलब किसी महाद्वीप के जस्ट पीछे क्या मिलेगा आपको? डेजर्ट मिलेगा। पूरे दुनिया के डेजर्ट यही मिलेंगे आपको। क्लियर है ना? अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? कुछ तो वजह होगी, है ना? कुछ तो वजह होगी इसकी वजह से ऐसा होता है। चलो पहले चर्चा करते हैं कि मानसून क्या होता है। हम बता चुके क्या होता है, बताओ। मानसून क्या होता है? बताओ, आप बताओ। ठीक है, कैसे बदल? कैसा बदल? हम गए, कभी लाल प्रिंट करके चले आए, कभी नीला, फिर कैसा बदल? कभी दोपहर पे गर्मी होती है। नहीं, दोपहर में गर्मी होती है, कभी कभी रात में फूल गिर रहे होते हैं। हाँ, कभी कभी चंद्रमा आपके हमसे हाइवे भी निकल जाता है। कैसा? बताओ आप। हंस रहे। चलो ये बताएं। मौसम का मतलब होता है ऋतुएं, ऋतु का मतलब होता है मानसून का। मानसून का मतलब होता है कि एक निश्चित समय के बाद पूरी हवा जलवायु से बदल जाती है। शीतल में क्या? तो मानसून में क्या है? मानसून में क्या है? मानसून में क्या होता है कि पूरा का पूरा एक समय ऐसा आएगा, हवा का बिल्कुल पैटर्न बदल जाएगा, ठंड बदल जाएगी, गर्मी बदल जाएगी, फिर इवन पेड़ पौधों का भी रूप रंग बदल जाता है, सब बदल जाती है एक समय के बाद। और फिर समय आएगा तो फिर दूसरा बदल जाएगा। ठीक है ना? मौसम क्या है? सीजनली चेंजमेंट का ही होता है। लेकिन सीजनल जो चेंजमेंट होता है, वो सीजनल जो चेंजमेंट होता है वो 2-3 महीने का होता है। मौसम जो होता है वो और आगे बढ़ जाता है, थोड़ा सा 4-5 महीने। जैसे मानसून बदल गया, ठंड से गर्मी, गर्मी से ये सिर्फ मानसून में होता है। पूरे पृथ्वी में अगर कहीं होगा तो कहाँ होगा? मानसून में होगा, जहाँ मानसून आता है। कहते हैं मानसून आ रहा है, और जहाँ पे एक ही सीजन नहीं होता, सीजन चेंज होता है, सीजन चेंज से बदल जाता है। जब हमने पिछली बार जब वेडनेसडे को क्लास की थी तो हमने कहा था कि अभी नहीं लेकिन बादल आएंगे। और आपको देखिए मैंने कहा तो पछुआ हवा चल रही है ना? तो वो पछुआ हवा चल भी रही है और बादल, सारे बादल पश्चिम से आ रहे हैं। जो कहां से आ रहे हैं? किस स्थान से आ रहे हैं? बता चुके हैं जब हमने बताया था। हाँ, किस भूमध्य, वेरी गुड। कहां से आ रहे हैं? भूमध्य सागर से आ रहे हैं और टेम्परेट साइक्लोन के माध्यम से यहाँ तक बादल आ रहे हैं। इस बादल की निशानी क्या होती है? सुबह जब कल का जो समय था, कल हल्के हल्के सफेद वाले बादल दिखाए, आज स्टेटा वाले बादल पूरे छा चुके हैं। स्टेटा बादल, अभी तो धूप, सूर्य नजर आ रहा है लेकिन धूप नहीं है। अभी कमी क्या हो रही है? चल बताओ। अभी कमी ये हो रही है कि घर में रिवीजन है ना? और जैसे कि अभी वर्ल्ड कप हुआ, हाँ, सबकी उम्मीदें भी टूटी, है ना? तो सारे मैच जीती इंडिया, हार कौन सा गई? फाइनल। सारी मेहनत बेकार भाई, सारी मेहनत बेकार। ऐसे ही, ऐसे ही। अभी आपने खूब पढ़ा,
ठीक है ना। अब घर में कोई गेस्ट आ जाए उस समय कोई पूछ ले ना बता पाओ, फिर ये होता है बच्चा बेकार। मतलब हो सकता है कि बाकी से तुम्हें आती हूँ है ना, ऐसे ही। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि पढ़ते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा अपने घर पे रिवीजन करते रहो, ठीक है ना। और 4-5 घंटे से ज्यादा पढ़ो भी नहीं। लोग कहते हैं 8-8 10-10 घंटा पढ़ता हूँ, बेकार है। सच बता रहा हूं। सिर्फ 5-6 घंटे फोकस स्टडी होती है, बाकी स्टडी कैसी होती है, जबरदस्ती नहीं होती, बट पढ़ लेता है वो, दिमाग में चढ़ती नहीं, उसमें 100 में से 10 ही बातें चढ़ती। आपका अगर टाइम सेट है कि मैं रात को 12 से 4 पढ़ूंगा तो वही पढ़े सबसे अच्छी है। अगर आपका टाइम सेट है कि मैं सुबह 4 बजे जग के सुबह 8 बजे पढ़ता हूँ, पढ़े सबसे अच्छी, ये ज्यादा आपको करना पड़ेगा। लेकिन 24 घंटा पढ़ना चाहिए, त्योहार है नहीं देखना चाहिए, क्या दीपावली है, टाइमिंग ऐसे सेट करो उसमें डिस्टर्बेंस ना हो, ये आपका होगा। उस समय कभी मत पढ़ो जिसमें आपके घर में भीड़ रहती है, समय वो निकालो जिसमें आप बिल्कुल फ्री रहे, फिर कंटिन्यू पढ़ाई और बंद कमरे में होनी चाहिए, कोई देख पा रहा नहीं देख पा रहा, समझ में आया। हो सकता है आप ऐसे घर पे रह रहे हो कि जहाँ परिवार बड़ा है, पीछे डिस्टर्बेंस है, तो वहां पर एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन पढ़ाई बहुत इफेक्टिव होती है, और पढ़ाई का भी नया रिसर्च आया हुआ है, वो रिसर्च ये आया कि लेटे लेटे पढ़ते हो तो वो चीज लेटी हुई चीज तभी याद आती है कि आप लेटे हुए बैठते हो, लेटे हुए याद। और जब एग्जाम देते हो तो कैसे बैठते हो, कुर्सी पे नहीं बैठते हो, कोशिश करो कुर्सी में बैठ के पढ़ने, तो चीजें याद बदल, मतलब रिकॉल बदलनी। हाँ ये तू गलत कर रहा है, हमने तो खास लड़कियों को देखा, उनका एग्जाम है तो स्कूटी में बैठ के जा रही हो किताब खोलने, तो बैठी है स्कूटी में चढ़ेंगे हमारा तो प्रश्न ये है कि अब तक क्या किया आप, कोई डर नहीं होता, उसका दिमाग होता है, उनको लगता है कि और पढ़ ले। हमें तो याद ही नहीं कि मैंने लास्ट दिन कब पढ़ा है, लेकिन क्योंकि जब पढ़ा था बहुत अच्छे से, और रिवीजन भी करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि रिवीजन करते हैं। अभी आजकल एक समय देते हैं, एक दोस्त बैठते हैं, दो मिलते हैं ना, तो बुला लेते हैं, ले जाते हैं, क्या बैठना पड़ता है, फिर आते हैं, लेकिन तब तक हम अपना काम कर चुके हो। जब रात को पढ़ना है तो रात को सोचते सोचते सो जाते हैं क्या क्या पढ़ा है, मुझे भूल जाता हूँ, तो याद ऐसे ही रहना। 24 घंटे दिमाग में क्या चल रहा है ज्यादा इम्पोर्टेंट, 24 घंटे दिमाग में चल गया, 2 घंटे में पढ़ाई नहीं चल रही, 4 घंटा पढ़ा तो 3 घंटे सोचो क्या क्या पढ़ा मैंने, ये होती है 8 घंटे की पढ़ाई। और आपने पढ़ा है कुछ रिवीजन नहीं किया है, सब भूल गया होगा। इसलिए जरूरी है कि आप रिवीजन करें, कैसे रिवीजन चलते फिरते करें। मुझे याद है कि अभी नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ते हुए आर्ट एंड कल्चर की, मेरे बगल में रहते थे, हॉस्टल में रहते थे, जब रहते थे सीनियर थे 2 साल, मेरे बगल में रहते थे मेरे रूम के बगल, और उनकी तारीफ मैं करूंगा कि जिस दिन पढ़ते थे दरवाजा बंद, करीबन की पिताजी आ गए और उन्होंने देखा कि मैं लड़का पढ़ रहा, तुरंत कलकत्ता में रहते थे, लड़के से मिले नहीं, चले गए कलकत्ता, मेरा लड़का पढ़ा डिस्टर्ब आ रही चाहते तो पिता, उन्होंने भी देखा कि पिताजी आ गए, और पिताजी भी देखा लड़का आ गया, दोनों एक दूसरे से मुस्कुराए, पिताजी तो दरवाजा बंद करके वापस गए। इसका मतलब समझो, जब वो पढ़ते थे तो सिर्फ पढ़ते थे,
कौन क्या आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई जल्दी जा रहा है। ये लगा 1 घंटा पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, है ना। लेकिन पढ़ाई जब पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि क्या होता है ना कि अब आप इस लाइन में आ गए, सबसे ज्यादा उम्मीद कौन लगाया बेटा? घर वाले, है ना। आप सपना सोचो बैठो मेरा भी दिन आएगा, मैं बताऊंगा लोगों को, सब तब तक अधूरे जब तक ये चीजें अंदर से, इसलिए ध्यान रखो। तो मानसून का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो सीजनली बदल जाती और बिल्कुल बदलेगा, ऐसा बदलेगा बिल्कुल जस्ट आप पूरी रहोगी, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी। और जब मानसून आता है तो उसी मानसून में ऐसी घटनाएं घटती है। जो हमने कहा था कि ऐसा क्यों होता है, इसी आंसर इसमें छुपा हुआ था। जैसे कि मान लीजिए सर्दियां आ गई या गर्मियां आ गई, तो जब गर्मी आई तो हवा क्या होती है, हवा किस तरह से शिफ्ट करती है देखा जाए। मान लीजिए कि 0 डिग्री था जैसे बना हुआ है और 23 डिग्री क्लाइमेट नॉर्थ। अब 23 का मतलब हो गया, क्या आ गया? 23 का मतलब जून आ गया। क्या आया? जून में आ गया। नहीं, जून नहीं लेते, अभी हम चलते हैं इसमें, हम चलते हैं मार्च, 22 मार्च, मार्च अप्रैल, ठीक है। 22 मार्च का समय आ गया। 22 मार्च को 0 डिग्री पर सूर्य किरणें बिल्कुल लगभग, ठीक है। 22 मार्च के बाद मार्च अप्रैल मई जून, 3 महीने में 23 जून को सूर्य किरणें कहां पर लगभग होती है? कर्क रेखा। अब जो ध्यान से देखिएगा, इधर आप देखिएगा, मान लीजिएगा मैं बात कर रहा हूं 22 मार्च। अब 22 मार्च में जब सूर्य किरणें लगभग होती हैं तो सूर्य किरणें 30 और 35 में लगेगी, और तब उस समय हवा ये वाली चल रही, ठीक है ना। पूर्वैया हवा ही होती है। कैसी हवा होती है? पूर्वैया ही हवा होती है, लेकिन ये व्यापारिक हवाएं होती है। और यहाँ से 30 से 35 वाली ये पूरी ऐसी इधर आ रही है, ऐसा नहीं कि उधर हो जाती है पूरी, सब सारी हवाएं कहाँ जा रही होती है? 0 डिग्री की ओर जा रही है। ये है 22 मार्च का सीन। क्या होता है? 22 मार्च का सीन ये होता है। इसका मतलब है कि 22 मार्च का जब समय होता है, 22 मार्च का समय होता है जब 0 डिग्री पर ही हमारा सूर्य किरण लगभग होती है, तो यहाँ की हवाएं और यहाँ की हवाएं इस तरह से चला करती है, ठीक है ना। कोई डाउट? ठीक है ना। जैसे ही 21 मार्च होगा, सॉरी 23 मार्च होगा, 23 मार्च को क्या होता है, ये 0 डिग्री देखो सूर्य की किरणें लगभग कहाँ हो जाती है? इस जोन में हो जाती है। कहाँ हो जाएंगी जी? कर्क रेखा पर ये रेखाएं क्या हो जाती हैं? लंबवत हो जाती है, ठीक है ना। तो जैसे ही जहां पर सूर्य किरणें लंबवत होती हैं उसी जगह ये व्यापारिक पवनें शिफ्ट हो जाती है। तो ये वाली जो पवनें जो थी, जो 23.5 डिग्री जो यहाँ से गुजर रही थी, ये आ जाती है इसके ऊपर। अब सूर्य ये जो हवा है इधर चलने लगती, लेकिन जैसे इधर चलती चुकी अब उत्तरी गोलार्ध में आ चुकी है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में आ चुकी, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर की हवा किधर मुड़ती है? दाईं ओर। कहाँ मुड़ती है? दाईं। बस यही पॉइंट था, ये जो हवा है अब दाईं ओर मुड़ना स्टार्ट करती। इसीलिए गर्मियों में मानसून कहाँ प्रवेश करता है? एक मानसून कहाँ प्रवेश करेगा? अगर आप ऐसे ऐसे देखोगे इस तरह से, एक तो ये हवा ऐसे प्रवेश करती है, लेकिन ना जून में मानसून आ गया, फिर कर्नाटक में, फिर महाराष्ट्र, गुजरात में कुछ मानसून जो इधर से जाती हैं वो जाकर कैसे मुड़ती हैं, तो ये नॉर्थ ईस्ट में जाकर मेघालय में, फिर वहां से धीरे धीरे मानसून इधर करना स्टार्ट करता है। इधर वाली हवा इधर एक समय आता है, उत्तर प्रदेश में जो बारिश होती है दोनों मानसून हवाएं मिल जाती है, तो घूम घूम के बादल बरस लगा रहा हूं, ये हवा होती मानसून। जैसे ही अब फिर क्या होगा, 21 जून के बाद क्या होता है, जैसे 23 सितंबर आता है, क्या आएगा? 23 सितंबर आएगा, सूर्य किरणें फिर इसमें लंबवत हो जाएंगी, इसमें हो जाएंगी। जैसे वो वाली स्थिति आ गई, अब जैसे 23 सितंबर हुआ तो अब ये वाली हवाएं जो थी, ये जो वाली व्यापारिक हवाएं थी ये चलने लगती, ठीक है ना। जैसे ये चलने लगती, अब इसमें ये हिमालय से हमें आने लगी, ठंडी हवा आने लगी,
कैसी हवा आने लगी? ठंडी हवा आने लगी। ठंडी हवा आई तो ठंडी हवा लगी, क्योंकि बर्फ से हवा आती है तो ठंडा लगी। तो इस तरह से शिफ्टिंग होती रहती है, इसीलिए इस क्षेत्र में मानसून इसका सूचना देता है। अब जैसे ये देखो, मैंने क्यों कहा, जब मैंने ये कहा कि सारे के सारे पूर्व में ही ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा क्यों होता है पूर्व में? क्योंकि पूर्व में की हवा जैसे चली थी, यहाँ से हवा किधर मुड़ जाएगी? दाईं ओर मुड़ जाएगी। थोड़ी बहुत वर्षा इधर हो सकती है, मैंने कहा था शुमाली इधर थोड़ी वर्षा हो सकती है, लेकिन इधर वाली वर्षा तो पहुंच ही नहीं पाती। ठीक है, क्लियर है ना? थोड़ी बहुत ऐसी हवा जैसे इधर चली तो इधर मुड़ गई तो यहाँ वर्षा हो जाएगी, लेकिन यहाँ वर्षा नहीं होगा। वर्ष का पश्चिमी हिस्सा, उसकी वजह दूसरी बताएंगे। ठीक, क्लियर? अब हमने चलिए अभी फिर बात करते हैं समाना में क्या। चलो पहले एक ही रख देते, मानसून समझ में आया कि समझ में? समाना में आया, समाना पूरा बताएंगे। तो मानसून समझ में आया। मानसून में क्यों ऐसा है, इसमें हर एक ऐसा समय आता है कि मानसून में सीजन वाइज हवा बिल्कुल बदल जाती है। हवा बदलेगी, लहरें बदल जाती, समुद्र की वर्षा बदल जाती, गर्मी ठंड बदल जाती, सब कुछ। मैंने कहा था कि मानसून के आधार पर हमारे यहाँ फलों का, भोजन का, खाना पीना सब बदलता है। सर्दियों के भोजन में, गर्मियों के भोजन में अंतर होता है। अब हर घर में उत्तर भारत में पराठा बनेगा, है ना? बनेगा नहीं? और गर्मियों में हर घर में, किसी घर में जाओ तो खाने में सुबह मतलब किसी घर में जाओ पहले मीठा मिलता है। गर्मियों में दूर से चल के आएगा, पानी मिलाया जाएगा, पानी तो देना, कोई शरबत पिला रहा है, कोई जूस पिला रहा है, कोई लस्सी पिला रहा है, ऐसे होगा। सर्दियों में जाओगे तो चाय कॉफी। बदल गया। फल भी कैसे आ रहा है? अब फल मिलेगा गूदादार और उसमें रस नहीं होगा जी। जैसे केला मिलता है, तरबूज मिलता है, सेब आता है, ये सभी सर्दियों के फल है। अरे तो तरबूज क्या है? पपीता, पपाया, ठीक है ना? केला, अंगूर, हमने अंगूर तो मार्च में अमरूद, ठीक है ना? सिंघाड़ा, ठीक है ना? ये सारे गर्मियों में जब जाओगे सब जल बन गए, चाहे खीरा, ककड़ी, सब्जी। ये कैसा? मानसून की देन। अभी एक खजूर फल आता है, क्या हो गया? क्या हो गया ना? कितना बज गया? 10। तो एक खजूर फल आता है, सर्दियों में आता है, वो गर्म होता है। एक आता है आलू बुखारा, एक फल है, वो गर्म होता है। और क्या कहते हैं, बादाम इसी समय आता है सब, क्योंकि गर्म, क्योंकि कैसा चाहिए? ठंड। आलू इसी समय आती है, आलू गर्म होता है, लेकिन खाते हैं उसको बादाम, है ना? तो ये सब ठीक है ना? तो मानसून को रखिए। अब इसके लिए आपको घर में क्या करना, जा करके मानसून देशों के नाम, सवाना देशों के नाम और डेजर्ट देशों के नाम, ठीक है ना? बाकी चीजें बताएं, जिम्मेदारी हमें मेरी, और कल मैं किताब लेके आऊंगा तो उसको। अच्छा किया था 5 दिन 4 दिन का एक दिन आपने